सत्रात आपण डॉक्टर गोखले सरांनी आपल्याला एक ज्योतिष पद्धत समजावून सांगितली आणि तिचा शोध कसा लागला हे समजावून सांगितलं. आठवण असेल तर पराशर मुनींचा शिष्य मैत्रेय आणि त्यांनी सांगितलेला प्रॉब्लेम आणि त्यावर पराशर मुनींनी शोधून काढलेली पद्धत म्हणजे अष्टकवर्ग. आणि ही अष्टकवर्ग पद्धती फलिताची अत्यंत अचूक पद्धत कशी आहे हेच समजावून सांगण्यासाठी येत आहेत डॉक्टर नरेन उमरीकर आणि त्यांचा विषय आहे अष्टकवर्ग सटीक फलादेश. डॉक्टर नरेन उमरीकर. जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा सभी श्रोताओं का, क्योंकि श्रोताओं के कारण हम सब लोग हैं। जैसे ज्योतिष में तारे, नक्षत्र, ग्रह, भाव वगैरह वैसे होते हैं, वैसे आप सब तारे हो और हमारे बाकी नक्षत्रों ने तो प्रेजेंटेशन दिया ही है। 11-12 नक्षत्रों का प्रेजेंटेशन हो चुका है। तो मैं अभी अष्टक वर्ग से कैसे आप सटीक फलादेश कर सकते हैं, बस इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करूंगा। बाकी का ज्योतिष तो आपने कल से सुना है, तो उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है। फिर भी आज 2 व्याख्या तो कम होने के कारण हम लोगों को कुछ समय बढ़ा के मिला है। ठीक है, तो पहले ज्योतिष का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वेदों से आया हुआ है, तो वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेद के अंग है। जैसे वेद अपुरुषय है, इसलिए जो अंग है ज्योतिष भी एक अपुरुषय है। और इसके जो प्रणेता है वो 18 जो ऋषि मुनि है वो इसमें भी 18 है। जैसे हमने वास्तु में भी 18 ऋषि मुनियों को देखा है, वैसे इसमें भी 18 ऋषि मुनियों का ही ये शास्त्र है जिन्होंने ये रचा है और हम उसको अभी आज फॉलो कर रहे हैं। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्री पराशरा कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मुनिरंगिरा लोमशो पुलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगा शौनको अष्टादश हेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। ये 18 जो है ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक है। मेरा यहाँ पर जो है रोल थोड़ा सा डबल रोल है। मैं होस्ट भी हूँ, मुझे लोगों को एडमिट भी करना है और प्रेजेंटेशन भी देना है, तो थोड़ा स्लो ही चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र अगर उसकी उत्पत्ति देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र ग्रहाणाम बोधगम शास्त्र, सूर्यादि ग्रहाणाम, सूर्य से जो हम सन गैलेक्सी में रहते हैं, सूर्य मंडल में रहते हैं, सूर्य मंडल के जो भी ग्रह है वो ग्रह की जो स्थिति है, जो उनका गणित है, ग्रहों का गणित कैसे है, सूर्य के पास से उनका जो डिस्टेंस है, उसकी स्पीड है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सभी गणित है। इसीलिए इसके जो आचार्य हैं वो सब गणिताचार्य हैं। जैसे आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, ये सब गणितीय तज्ञ थे। तो हम भी जो ज्योतिषी है वो भी एक प्रकार के गणितीय तज्ञ ही है। तो इसमें क्या देखा जाता है, ग्रह देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, बाकी उनका गणित का जो है वो परस्पर संबंध जो है वो देखा जाता है। आकाश में स्थित ज्योतिष पिंडों को जो ग्रह परस्पर घूमते हैं, ग्रहों की 2 स्पीड होती है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। वो दोनों स्पीड का जो पारस्परिक संबंध हो जाता है, उसके कारण एक जो रूल्स बनाए गए, एक विश्लेषण किया गया है, उसी का नाम जो है वो ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष के कल गोखले जी ने बताया था कि ज्योतिष के 3 स्कंद हैं। एक पहला स्कंद है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या होता है कि प्रलय काल तक जो हमारी सृष्टि है, विश्व की निर्मिति से प्रलय काल तक की जो गणना है, सौर, सावन, नक्षत्र आदि, मास वगैरह जो होते हैं, उसको लिया गया है। ये सिद्धांत जो है ये ग्रह लागव, मकरंद, ज्योतिर्गणित, सूर्य सिद्धांत, ये उसके प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा द्वितीय स्कंद है संहिता। संहिता में अंतरिक्ष, उसके बाद ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, उसकी गति और स्थिति, इसके बारे में बताया गया है। और संहिता का जो ग्रंथ है, मेन मुख्य ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता। ये स्कंद की प्रसिद्ध ग्रंथ माला है। तीसरा स्कंद है होरा। और ये होरा स्कंद में जातक के फलादेश का जो वर्णन आता है, तो ये फलादेश करने का एक स्कंद है, ज्योतिष का एक भाग है और वही प्रमुख है। प्रमुख है तो इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी किस पे आती है? ये ज्योतिष के ऊपर आती है। ज्योतिष शास्त्र को दैवत ने भी कहा है दैव अज्ञ। दैव का मतलब होता है
भाग्य और आज्ञा का होता है अर्थ जानने वाला। तो भाग्य जानने वाला जो है उसे दैवज्ञ कहते हैं। ज्योतिष वेद का अंग तो कहा गया है, वैसे उसको वेदस्य निर्मलम चक्षु, यह वेद का निर्मल नेत्र भी कहा गया है। अभी ये जो दैवज्ञ होता है वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, तो उसको क्या देखना चाहिए, तो उसको सबसे पहले जो है पंचांग पूरा देखना चाहिए। पंचांग में आता है तिथि, 2 प्रकार की तिथि होती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन। वार आते हैं, 7 वार है, नक्षत्र 27 नक्षत्र, उसके 4 चरण, योग 27 है, करण 11 है। फिर उसके बाद ये पंचांग के बाद उसे देखना चाहिए ग्रह, 9 ग्रह है, 9 ग्रहों से मिलते हुए 12 राशि बनती है, फिर 12 भाव बनते हैं, 12 प्रकार के लग्न बनते हैं। अगर ये आप सब जोड़ दोगे तो ये अरबों में भी जाता है, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो कई अरबों तक जाता है। अभी इतना कैसे ख्याल रखें, तो ये ख्याल रखने के कुछ टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स में अष्टक वर्ग जो टेक्निक है वो एक इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा क्या होता है, मनुष्य जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य, कर्म और जीवन को अच्छी तरह से वो जान सकता है, उसको समझा सकता है, या उसको पता करके दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र संभावनाओं का शास्त्र है, ये प्रेडिक्शन शास्त्र है। हाँ, तो इसमें संभावना होती है। मैं तो कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र सूचना और संभावना का शास्त्र है, आप सूचना भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प विज्ञान है। हाँ, इसको समझना बहुत अच्छी तरह से जरूरी है, और इसके सभी प्रिंसिपल्स है। कोई भी शास्त्र जो है वो प्रिंसिपल पे खड़ा होता है। प्रिंसिपल आप अच्छी तरह से समझोगे तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आपको जो है उसकी शुभ अशुभ, पॉजिटिव निगेटिव स्थिति जो है वो पता चलती है। तो इसमें सबसे पहले जो है ज्योतिष शास्त्र पुराना समय में जो इसकी शुरुआत हुई है वो नक्षत्र बेस था, नक्षत्रों के ऊपर खड़ा था। तो 27 नक्षत्र है, उसके हर एक 4 चरण है। फिर नक्षत्रों से वो कम करते करते आ गए हैं राशि के ऊपर। 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभागे गए हैं। 12 राशि है, नक्षत्र के अलग अलग चरण है। तो उसके बारे में कल पांच पांडे मैडम ने बताया था, अच्छी तरह से बताया। तो नक्षत्रों के डिटेल सब बताया, नक्षत्र का कैसा हम उपयोग कर सकते हैं ज्योतिष कथन करने में, फलित कथन करने में। तो उसमें एक स्पेशलिटी जो है, जो केवल नक्षत्र से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो है अगर कोई चीज घूम जाती है तो ढूंढने के लिए। जैसे नक्षत्र के 4 प्रकार होते हैं, अंधलोचन नक्षत्र, मंदलोचन नक्षत्र, मध्यलोचन नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्र। तो इस प्रकार से आप जो है कुछ अगर चीज गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो उसका पता लगा सकते हैं। वैसे 27 योग है, 27 में से 9 योग जो अशुभ योग है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये कौन से योग अशुभ है, और उसको उस व्यक्ति को, जातक को आप उसको समझा सकते हैं, पूर्व सूचना दे सकते हैं। फिर उसके बाद करण है, 11 करण में से 5 करण अशुभ करण है। 9 ग्रह है, ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, इसको भी छाया ग्रह माना गया है। सूर्य वैसे तारा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में उसको ग्रह मानते हैं। फिर उसके बाद अभी 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 कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग जो वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों को पूछते हैं कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो क्यों नहीं लेते हैं। अरे भाई, ये शास्त्र जो बनाया गया है वो शास्त्र 5000, 8000, 10,000 साल पुराना शास्त्र है। और यूरेनस कब खोजा गया है? 1779 में, 1789 में, नेपच्यून 1846 में, और प्लूटो तो अभी 19वीं सदी में मिला है। तो उसके कारण उसको नहीं देखते, और उसका डिस्टेंस भी बहुत काफी अंतर है ना। जैसे सूर्य से बुध का जो अंतर अगर देखेंगे, बुध और शुक्र ये अंतर्ग्रह है पृथ्वी से अंदर की साइड में, और मंगल, गुरु, शनि ये जो है ये बाह्य ग्रह है। सूर्य से बुध का जो अंतर है वो भी 3.60 करोड़ माइल्स है। सूर्य से शुक्र का जो अंतर है वो 6.70 करोड़ माइल्स है। सूर्य से पृथ्वी, हम सब लोग जो है सूर्य से 9.33 करोड़ माइल दूर रहते हैं। सूर्य से मंगल जो है 14.10 करोड़ माइल्स दूर है। सूर्य से गुरु का अंतर 48 करोड़ माइल दूर है।
और सूर्य से शनि का अंतर जो है 88 करोड़ माइल दूर है। और इसके बाद अभी जो पता चला है हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये तो 177, 277, 350 करोड़ माइल दूर है। तो जितना दूर है तो उसका उतना प्रभाव थोड़ा कम रहेगा ना, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच के। या फिर उन्होंने उस समय उसका वहां तक उन्होंने ढूंढा नहीं था, ये जो ग्रह है पता नहीं थे, इसलिए वो शास्त्र में इंक्लूड नहीं किए गए। फिर ये सब ग्रहों से मिलके राशि बन जाती है। राशि के बेसिक अगर देखोगे आप तो राशि में चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, ऐसे 3 प्रकार उसके किए गए हैं। चर राशि में क्रियाशीलता होती है, स्थिर राशि में स्थिरता होती है, दृढ़ता होती है, और द्विस्वभाव राशि में ये दोनों का मिक्स रिजल्ट मिलता है। फिर उसके उसी राशियों को तत्वों में भी बांटा गया है, जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। हाँ, तो ये अग्नि तत्वों की राशियों में क्या होता है, तीव्रता होती है, उष्णता होती है वो व्यक्तियों में। पृथ्वी तत्व में स्थिरता और भौतिकता होती है। वायु तत्व में कल्पना, विवेक, विचार विवेक होता है। और जल तत्व के राशि वाले लोग होते हैं वो सरलता होते हैं, भावुकता, सेंटिमेंटल गुण जो है इनमें ज्यादा होते हैं। फिर ये सब ये सब राशि है, राशियों को हर एक के लिए ग्रह दिया गया है। मेष राशि को मंगल है, वृषभ राशि को शुक्र दिया गया है, मिथुन को बुध है, कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, सिंह राशि का जो है सूर्य है, कन्या राशि का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक राशि का मंगल है, धनु राशि का गुरु है, मकर राशि का शनि और कुंभ का भी शनि है, और मीन राशि का गुरु है। तो इसमें क्या हुआ है कि मंगल मेष और वृश्चिक का है, शुक्र वृषभ और तुला का है, मिथुन बुध और मिथुन और कन्या ये बुध के है। ऐसे कुछ चंद्र और सूर्य को एक एक राशि मिली है, और बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र को, शनि को दो दो राशि मिली। फिर वो राशि अगर विषम होती है तो उसे पुरुष राशि कहते हैं। वो राशि अगर सम होती है तो उसे स्त्री राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से राशियों को आपको समझना है। राशियों को समझने के बाद फिर हम भाव पे आते हैं। तो 12 राशि, जैसे राशि है तो 12 भाव है। 12 भाव क्यों हुए, कल बताया कि 360 डिग्री को अगर 30 डिग्रीज में बांटा गया तो 12 भाव हो जाते हैं। तो ये सब 12 भाव अगर आप स्फेरिकल उसको डिवाइड करोगे तो वो स्फेरिकल दिखेगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में वो दिया गया है। तो 12 भाव में फिर लग्न भाव होता है। पहले भाव को लग्न भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस को असेंडेंट हाउस। सेकंड हाउस को जो है वो धन भाव कहते हैं। थर्ड हाउस को अपने सिबलिंग्स का, भावंडों का, भाई बहनों का स्थान। फोर्थ हाउस जो है वो सुख स्थान, माता का स्थान। फिफ्थ हाउस संतति, विद्या, प्रेम का स्थान। सिक्स्थ हाउस जो है वो शत्रु और रोग का स्थान। सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। एट्थ हाउस मृत्यु का स्थान। नाइन्थ हाउस जो है वो अपना भाग्य, और 10th हाउस कर्म स्थान, और 11th लाभ स्थान। 12th हाउस व्यय स्थान। ये सभी स्थान के ऊपर कल हमने अच्छी तरह से एक एक सब्जेक्ट लेके, एक एक हाउस लेके उसके ऊपर विवेचन दिया है। फिर उसके बाद में ये सब जो ग्रह है वो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर इंग्लिश सर हमेशा कहते हैं कि ग्रह जो है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट गिव्स द रिजल्ट। ग्रहों में ताकत कितनी है और वो ताकत कहाँ से मिलती है, वो एक से एक अकेले की ताकत तो होती ही है, लेकिन पूरे सौर मंडल में जब रहता है तो पूरे टीम का भी ताकत होती है, टीम का भी उसमें सपोर्ट मिलता है। और हर एक ग्रह को एक कारकत्व दिया गया है। जैसे रवि को पिता का कारकत्व है, आत्मा कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो ऐसे हर एक ग्रह को एक अपना अपना कारकत्व दिया हुआ है। और ये जो ग्रह है, ग्रह जब दशा में आते हैं, जब उसमें हम लोगों को गोचर देखना है, गोचर में जब रहते हैं तो उसका ग्रहों का फल कब और कितने दिन देगा, ये गोचर और दशा से ही पता चलता है। जब वो दशा में होंगे, रूल करेंगे, और गोचर में उनका भ्रमण रहेगा, उसी समय वो फल देते हैं। तो उसके लिए उसका समय याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे रवि जो है 30 दिन तक एक हाउस में रहता है, एक भाव में रहता है। चंद्र 2.25 दिन रहता है। मंगल 40-45 डेज रहता है। बुध 30 डेज। गुरु 13 महीने रहता है। शुक्र शनि
शुक्र जो है वो भी 1 महीने के करीब रहता है। शनि जो है वो 30 महीने 2.5 साल रहता है। इसीलिए शनि का गुरु का भ्रमण जो है वो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से केयरफुली देखना चाहिए। राहु केतु भी 18-18 महीने रहते हैं। 18-18 महीने के बाद वो जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, भाव बदल देते हैं। फिर ग्रहों का जो है स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ग्रहों के मित्र ग्रह कौन है, किसकी दृष्टि है, किसके भाव में वो बैठे हैं, फिर उसके बाद वो शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह है, फिर वो उच्च है नीच है, फिर उसके बाद में किसकी दृष्टि में वो है, उच्च ग्रह की दृष्टि में है या नीच ग्रह की दृष्टि में है, फिर उसके बाद में वो किसके साथ अलायंस करके बैठे, कितने बैठे। जैसे अभी सर ने बताया कि घर में खाली अगर रूम है तो वहां पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो रूम में 4 लोग बैठे और 4 आपके फ्रेंड है तो आपकी गपशप अच्छी बनेगी। लेकिन उसमें अगर कोई शत्रु है तो वाद विवाद होगा। तो इस तरह से आपको देखना है। शत्रु के घर में जाके हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हमारे घर में हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो है देख आपको देखने के बाद उसका स्ट्रेंथ पता चलने का होने के बाद ही आप जो है अच्छी तरह से एक्यूरेसी दे सकते हैं। तो ये समझने के लिए जब मैं ये सब पढ़ रहा था, ये एक्चुअली मेरा स्टोरी कुछ अलग है। ज्योतिष के बारे में मैंने एडमिशन तो लिया था और पढ़ाई नहीं हुई थी और एग्जाम की डेट आ गई। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल इधर उधर से उदय जी ने वगैरह दिया था, कोर्स मटेरियल सब सब्जेक्ट के नोट्स, 5 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर को, और उसके सब नोट्स, वो सब नोट्स लेके मैं एक दिन गया दोपहर में इंग्लिश सर के पास। सर ऐसे नींद में से उठ के 3 बजे चाय पीते बैठे थे, फिर चाय लिया, चाय नहीं होने के बाद सर ने बोला क्या लेके आए। तो मैंने बताया कि ये सब जो है मैं अभी अभी ऐसा एडमिशन लिया है और अभी एग्जाम आ गई है, मेरा तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी इसमें से मुझे बताओ क्या क्या पढ़ना है। तो उन्होंने वो मोर देन 500 पेजेस रहेगा, वो पेजेस निकाल के केवल 50 पेजेस मुझे दे दिए, मीन्स एक एक सब्जेक्ट के 10-10 पेजेस। और सिलेबस वाइज एट उन्होंने फिर एक एक हमने सिलेबस देखा और अच्छी तरह से पर्सनल गाइडेंस मैंने लिया, उनके घर जाके औरंगाबाद में जाके लिया है। और उसके बाद जब मुझे एग्जाम देने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है कि अरे ये साइंस जो है, तो साइंस तो एकदम अच्छा है और हम पढ़ भी सकते हैं, और ये हम इसकी सेवा देकर समाज में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सोच के मैंने चालू किया। लेकिन ये करते करते थर्ड ईयर में अष्टक वर्ग एक सब्जेक्ट था, पूरे 100 मार्क्स के लिए अष्टक वर्ग सब्जेक्ट था। वो सब्जेक्ट भी मैंने देखा तो ये तो बेसिकली मैं इंजीनियर होने के कारण वहां पे सब कैलकुलेशन ही है, नंबर्स ही है। और नंबर्स भी कितने हैं, 1 to 100 में से नंबर। अगर आपको ग्रह का बल देखना है तो 0 to 8 देखना है, और भाव का बल देखना है तो एक मैक्सिमम 44, 45, 48 तक आता है। तो इतना सिंपल ये सब है। तो ये सब देख के करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ऐसा अगर मैं बीए करके 3 साल हो गए लेकिन मैं कोई हॉरोस्कोप रीड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये तो सब हमने देखा, उसके बाद भी योग आते हैं कि कौन से योग है, पंच महापुरुष योग, बाकी अनफा सुनफा ये सब योग। तो ये सब योग, ये सब इतना बात है, कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो और ये मुझे सिर्फ वो डायल एक पता था 12 हाउसेस का, और उसके ऊपर लिखा हुआ कि फर्स्ट हाउस से आप बॉडी बॉडी फिजिक देखते हैं, सेकंड हाउस से जो फैमिली मनी फैमिली का आपका वाचा, थर्ड हाउस से आपके भाई बहन एडवेंचर। ये सब ये इतना मुझे पता था, लेकिन मतलब इतने से तो हम क्या क्या करेंगे। लेकिन ये है, ये तो बताएंगे, लेकिन ये स्ट्रांग है कि वीक है कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए, और जैसे सॉफ्टवेयर में देखता था, सॉफ्टवेयर में प्रिंट निकालते, डेट टाइम प्लेस डालते तो सॉफ्टवेयर में प्रिंट आ जाती है। प्रिंट आ जाती है, उसमें क्या आता है कि जन्म लग्न आता है, नवांश लग्न आता है। और सर ने बताया कि जन्म लग्न देखो, फिर नवांश चंद्र लग्न देखो, चंद्र कुंडली देखो, जन्म कुंडली देखो, नवांश कुंडली देखो, फिर विषुत्तरी दशा देखो, ग्रहों की स्थिति देखो, फिर अष्टक वर्ग पे आ जाओ, और फिर ये सब देखो। तो मैं अष्टक वर्ग पे पहले भाग जाता था, तो मुझे मेरा फोकस पूरा उधर ही गया कि अष्टक वर्ग ही पहले देखें, और इसमें से अगर 80% आता है तो कहाँ अपने पास समय है उतना, तो वो तो देखेंगे बाद में। और मैं उल्टा शुरू कर दिया, अष्टक वर्ग में अगर ये सही बता रहे तो इसका इसका मतलब वहां पर जो है पारंपरिक में जो योग आ रहे हैं, जो स्थिति बन रही है, जो ग्रह का प्लेसमेंट है, उसके भाव कौन से भाव में, कौन सी दृष्टि में क्या तरीके से है, और ग्रहों का जो षडबल निकालने का तरीका, ये सबसे ऐसा उल्टा करके मैं क्रॉस चेक करते गया, और वो सभी एकदम
तंतोतंत एग्जैक्ट बैठता था। तो ये मुझे कंफर्म हुआ कि अष्टक वर्ग जो है एकदम परफेक्ट है और अच्छा है और इजी है। तो फिर उस दिन से मेरा काम शुरू हुआ कि अष्टक वर्ग जो है वो उसी के ऊपर हम पहले करेंगे। तो अष्टक वर्ग में क्या होता है, अष्टक वर्ग में जैसे आपको कोई भी जातक को उसका भविष्य बताने के लिए आपको पहले सबसे पहले ग्रहों का बल पता होना जरूरी है, फिर उसके बाद भाव बल पता चलेगा, फिर उसके बाद राशि बाकी सब जो है आप पता कर सकते हैं। तो ग्रहों का बल पता करने के लिए आप अकेले ग्रह तो 12 भाव में से कहीं तो एक जगह पे बैठेगा, लेकिन वो आपको हर एक चीज जो अभी तक समझा वो सब देखना पड़ेगा। वो ऊंच है, नीचे है, मूल त्रिकोण राशि का है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, वो कौन से भाव में बैठा है। अरे ये तो बहुत टाइम लगेगा और ये इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी और उतना वो स्पीड स्टार्टिंग में नहीं रहती है, तो उतना पेशेंस तो सामने बैठने वाले का भी नहीं होता है। तो जो अष्टक वर्ग देखा, फिर सर का इंग्लिश सर का अष्टक वर्ग का 5 दिन का क्लास हुआ, उस दिन मैंने नोट्स निकालते ही बैठा, मेरे पास अभी भी आज भी वो नोटबुक है और सब फॉर्मूलेज मैंने लिख लिए। तो उसमें एक ही लिखा, उन्होंने पहले ही दिन बोल दिया कि हम लोग अभी जो है ग्रह का बल देखेंगे, ग्रह जो बल देते हैं 0 to 8 देते हैं, बराबर। कोई भी ग्रह को एक तो 0 मिलेगा, एक 0 to 8 में से कोई भी एक नंबर मिलेगा। तो ये आपको वहां पर देता है, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है। वो कैसे आता है क्या आता है वो देखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना भरोसा है, ट्रस्ट है, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पराशर जी ने बनाया। पराशर का जो सॉफ्टवेयर वो है, बाकी और भी जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सब अच्छा है, सब सही देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर गलत नहीं देता है। आप अगर सेटिंग सब ठीक करोगे तो सब सॉफ्टवेयर सही जवाब देंगे। फिर वो देने के बाद, वो देखने के बाद आपको ग्रह बल जब पता चलेगा, नंबर दिखेंगे, तो सर बोला यहाँ पर 3 है, तो उसका मतलब क्या है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 0 है। तो उन्होंने बताया कि 0, 1, 2 रहेगा, तो ये जो समय है आपका त्रासदायक समय रहेगा, दुखकारक समय रहेगा। यहाँ पर जो है आपको वो पीरियड जो है ठीक नहीं रहेगा। कब तक ठीक नहीं रहेगा, तो ग्रह देखो, वो अगर चंद्रमा है तो 1.25 दिन 2 दिन ठीक नहीं रहेगा, और वो अगर शनि है तो 3 साल ठीक नहीं रहेगा। ये तो एकदम परफेक्ट, बहुत सटीक, एकदम टू द पॉइंट। 3, 4 रहेगा तो ये मीडियम फल दे सकता है। 5, 6, 7 रहेगा तो ये आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस आप कर सकते हो वो पीरियड में। तो ये बात हो गई। उसके बाद बात तो क्या हो गई कि ये तो ग्रह का हुआ, 7 ग्रह, क्योंकि अष्टक वर्ग जो है 7 ग्रह और लग्न ऐसे मिलके 8। और उन्होंने अच्छी तरह से समझा है कि ये 8 का मतलब है अष्टक वर्ग। जैसे कि आप खुद, आपके पास सब, मेरे पास एक 7 एम्प्लॉयज है, 7 जगह पे मेरे एम्प्लॉयज है, और वो दिन भर काम करते हैं। तो दिन भर काम में जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, ऑफिस में आने के बाद वो रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कोई बोलेगा सर कुछ नहीं हुआ, 0, कोई बोलेगा ये 2 ले लो, कोई बोलेगा ये 4 ऑर्डर ले लो, कोई 7 ले लो, कोई 1 ले लो, कुछ भी बोल सकता है। तो वो सभी का ऑर्डर जो मिलके आएगा वो मेरा जो है वो भावबल बनेगा, मीन्स मेरा टोटल बनेगा। तो इस प्रकार से भावबल जो है वो एक एवरेज रेंज जो है, एक 15-16 तक मैंने देखा है नीचे का मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 45 तक देखा है, 42-45 तक। तो इसके बीच में रहता है, मीन्स 15 जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है, जीरो लेवल है, और 45 जो है वो 100% है। तो इस प्रकार से वो भाव बल टोटल जो है वो 337 होती है। तो 337 टोटल है, 12 भाव में जाएगा तो 337 ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। कोई किसी को ज्यादा दे दिया है तो दूसरे में कम आएगा, टोटल तो उतना ही आना है। तो उसमें से कंक्लूजन ऐसा निकाला है कि 25 के आसपास, 25 अगर भाव है तो भाव जो है न्यूट्रल है। 25 से 30 तक जाता है तो वो साधारण है, बेस्ट मीन्स गुड बोल सकते हैं आप उसको। 30 to 35 जो है वो बेस्ट है, और अबो मोर देन 35 अगर रहेगा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मीन्स वो भाव जो है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग बन जाएगा। वैसे ही फिर देखते गए हमें कि फर्स्ट भाव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब करते हुए फिर वहां पर पता चला कि जो 6, 8, 12 ये जो दुस्थान है, ये स्थान जो है इसमें भाव कम होना चाहिए। कितने कम होना चाहिए, कैसे कम होना चाहिए, उसके बारे में जान लिया। तो इस प्रकार से सिंपल है, आपको अष्टक वर्ग में सबसे पहले समझना है कि 8 उसके फीचर्स हैं, 7 ग्रह और लग्न, और आपके जो 12 भाव है वो 12 भाव का स्कोर आ जाता है।
वो कोई भी सॉफ्टवेयर से आपको मिलता है, वो आपको निकालना है। आपका लेवल जो है, सपोज मेरा जो है लोएस्ट जो है 19 है और हाईएस्ट जो है 33 है, तो मेरा जीरो जो है वो 19 पे है और 100 जो है 33 में। तो इसी प्रकार से आप जो कर सकते हैं। और ग्रहों को जो भाव मिलता है वो 0 to 8 मिलता है। सपोज किसी को ग्रहों को 8 मिले, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लैनेट इज 100%, क्योंकि 8 इज 100, 0 इज 0। अगर 4 मिले तो स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लैनेट इज ओनली 50%। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज में स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जैसे आप अगर स्कूल में जाते हैं और आपके बच्चों के कार्ड के बाद में टीचर बोलती है कि आपका बच्चा जो है, एक टीचर बोलती है कि आपका बच्चा जो है वीक है, ठीक है, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। दूसरी टीचर बोलती है कि नहीं, ये तो सेकंड क्लास ग्रेड का स्टूडेंट है, और भी कंफ्यूजन, क्योंकि 35 to 59 कुछ भी हो सकता है। लेकिन थर्ड टीचर क्या बोलती है कि इसको 59% मार्क मिले, तब जाके थोड़ा तसल्ली आ जाती है कि एग्जैक्टनेस आ जाता है। तो इसी प्रकार से एक्यूरेसी जो है अष्टक वर्ग आपको देता है। तो ये अष्टक वर्ग जो है वो समझने के लिए कुछ मीन्स अपने, मैं केस स्टडी तो लूंगा डिटेल बताने के लिए, लेकिन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा पहले बात कर देता हूँ, फिर बाद में हम केस स्टडी के ऊपर आते हैं। तो अगर 15 से चालू है तो 15 ही लोएस्ट है, तो उसमें फियर रहेगा, डर रहेगा, मिस्री हो सकती है। 17-18 हो गया तो कुछ लॉस होगा। 19-20 हो जाएगा तो खर्चा ज्यादा होगा। कुछ काम कर रहे हो तो उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, कुछ काम कर रहे हो उसमें समय ज्यादा लगेगा। 22-23 हो जाएगा तो एक आप वीक फील करोगे। 24-25 तक जो है आप वरी करते हैं। 25 के आगे जो है जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ, एक्सपेंडिचर आपके कम हो जाएंगे। जैसे 30 एक हो जाएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बिजनेस से को रिलेट कर रहा हूँ कि बिजनेस अगर है तो उसका बिजनेसमैन का जो होरोस्कोप है उसमें ये नंबर्स अगर आते हैं ऐसे, तो क्या क्या होगा। 30 अगर हो जाएगा तो शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको ऑनर मिलेगा। हाँ, उसको अच्छी तरह से संपत्ति मिल सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 30 से ऊपर अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कुछ प्राइज मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिलेगा। और 35 से ऊपर अगर आ जाते हैं तो ऐसे समय पे वो उसका भाव देखते हुए, उसका मंगल की स्थिति देखते हुए, अगर वो प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी ले सकता है, या फिर 4th हाउस अच्छा है तो प्लेजर के लिए वो व्हीकल ले सकता है, फॉरेन ट्रिप्स कर सकता है। इस प्रकार से आप जो है उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार, और अबो 35 अगर रहेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। जैसे कि कोई बोलेगा कि 15 दिन में चलो हम लोगों को अभी यूएस जाना है, यूएस का एक कॉल आ गया है। तो इस प्रकार जो अनएक्सपेक्टेड और जो आप बहुत दिनों से आपकी चाहते हैं ऐसा है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स टोटल तो 337 पॉइंट्स होते हैं, और 337 पॉइंट्स देने वाले कौन कौन है, तो ये 7 ग्रह हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट जो देता है वो जुपिटर देता है। जुपिटर 56 देता है, फिर उसके बाद मर्क्यूरी 54 देता है, फिर वीनस शुक्र देता है, वो 52 देता है, सूर्य चंद्र 48-49 ये देते हैं। और कम देने वाले जो है ये दो लोग हैं, शनि और मंगल। मार्स 39 देता है और शनि जो है वो भी 39 देता है। तो इसलिए ये मार्स भी कम देते हैं, और शनि तो वैसे दिन समय भी ज्यादा लेता है, ज्यादा समय वो आपके पास आपके साथ रहेगा। तो ये भी आपको चेक करना है कि अगर आपका शनि और मंगल ये पहले से नीच है या फिर दुस्थान में है, मीन्स उसका अगर बल कम है, तो यहाँ पर जो है उसका स्ट्रेंथ कितना है, बेसिक स्ट्रेंथ जो बाय बर्थ आप जो आपका जो चार्ट बना है उस चार्ट में शनि का स्ट्रेंथ कितना है। तो ऐसे हम पूरे सातों ग्रहों का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें राहु और केतु नहीं लिया गया है अष्टक वर्ग में। फिर भिन्नाष्टक में वो निकालते समय जो स्ट्रेंथ आएगा उस स्ट्रेंथ से जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर किसी को जीरो बिंदु कहते हैं उसको, डॉट्स, वो मिले हैं तो कैलेमिटीज बहुत ज्यादा रहेगी। एक रहेगा तो उसके लिए वो जो स्थिति जो है वो एडवर्स स्थिति रहेगा। 2 रहेगा तो मीडियोकर होता है।
3 से आगे थोड़ा सा पॉजिटिव शुरू हो जाता है तो टॉलरेबल होता है, फिर 4 एवरेज जाता है, 5 में एडवेंटेजेस एडवेंचरस बन जाता है वो। 6, 7, 8 में जो क्या होता है उसको वो बहुत फॉर्चुनेट रहता है, जो भी काम करेगा बहुत इजीली होगा, आसानी से होगा। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसका भी स्कोर जो है वो 6 चल रहा है और 5th हाउस से चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको अच्छे कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाएगा। 10th में चल रहा है तो 10th हाउस में अगर है मोर देन 6, 7, 8, तो वहां पर जो है उसको अच्छा जो करियर मिल सकता है, बिजनेस अच्छा चल सकता है, लाभ में रहेगा तो लाभ का प्रमाण अच्छी तरह से होगा। तो ये आपको देखना है, और वो देखते समय हमेशा याद रखना है कि ग्रहों का पीरियड पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थिति जो है हमेशा के लिए नहीं है। अष्टक वर्ग ये एक गोचर पद्धति है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। जब वो उसमें से उस ग्रह का भ्रमण होगा उस भाव में से और उसकी स्ट्रेंथ उतनी रहेगी तभी वो वैसे परिणाम देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी थोड़ा सा एक केस स्टडी लेते हैं, और केस स्टडी पहले मैं बता एक केस स्टडी डाल देता हूँ। तो इसका जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, जो फॉर्मूले सब कैलकुलेट किए हैं, करीब 150 फॉर्मूले कैलकुलेट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। तो उस सॉफ्टवेयर के बाद में तो वो सॉफ्टवेयर में आप केवल आपको डेट टाइम प्लेस डालना है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में उसको उसका नाम आएगा, जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये आपको कंफर्मेशन के लिए कि सही वो है या नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है उसका ये स्क्रीन पे आ रहा है कि बर्थ चार्ट जो हम लोगों को एक परिचित है, समुदाय अष्टक वर्ग का चार्ट और नवांश का चार्ट, एक कंपैरिजन करने के लिए। और नीचे आएगा पूरा अष्टक वर्ग का टेबल, और उसके बाद में ये ग्रहों का बल। अभी इसका जो ग्रह है शुक्र जो है 87.5% है, चंद्रमा जो है 62.5% है, बुध जो है 62.5% है, क्योंकि बुध को अब जहां पर वो उसकी स्थिति है वहां पर उसको 5 पॉइंट मिले, गुरु को 50%, 4 पॉइंट मिले, सूर्य और मंगल जो है वो 37.5% पे, शनि 37.5% पे। तो ये हम लोगों को ये बर्थ चार्ट से, लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, ये हम लोगों को इतना परफेक्ट इतने जल्दी पता नहीं चलेगा कि इसमें पावरफुल जो प्लैनेट है वो शुक्र है। हम क्या देखेंगे, शुक्र तो यहाँ पर अष्टम में जाके बैठा है, तो शुक्र की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन उसको जीवन में वो जब काम करता है तब वो टॉप 3 के जो प्लैनेट्स होते हैं वो ही उसको रिजल्ट देते हैं। तो ये व्यक्ति जो है शुक्र, चंद्र, बुध, गुरु, ये बस ये 4 ग्रहों के कारण ही उसका जो है वो करियर रहेगा, और उसी में उसको सक्सेस मिलेगी। और वो जब जब गोचर में आते रहेंगे तब जाके वो फल देंगे। इसके साथ आपको जो देखना है 5, 9, 10, 11 ये तो देखना ही है, तो कंपेयर करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ये जो चार्ट मिलता है इसमें अष्टक वर्ग भाव में डाल के हुए वो मिल जाता है, ग्रहों का बल निकाल के दिया जाता है, ऐसे ही भाव का बल निकाल के दिया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा भाव कौन सा है, सबसे स्ट्रांग भाव कौन सा है, तो 6th हाउस है। उसके बाद स्ट्रांग है जिसको 36 पॉइंट्स मिले हैं, और उसके बाद का स्ट्रांग जो है वो 8th हाउस है जिसको 34 मिले हैं, और 4th हाउस है 32। ऐसा करते करते जो लाभ स्थान जो है वो उसका तो नंबर बहुत 7वां नंबर पे आया है। तो जब ये लाभ की बातें करेगा तो उसको तो लाभ वैसे वहां पर मिलने वाला नहीं है। यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो आपको लाभ में गुरु बैठा है जो भाग्यश है, और इधर देखोगे आप तो लाभ में केवल 27 पॉइंट्स है, 27 बिंदु है, और वो भी दशम से कम है। मीन्स ये व्यक्ति जो है मेहनत ज्यादा करता है और उसको लाभ कम है। तो ये एक्यूरेसी जो है आपको अष्टक वर्ग से ही मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ से मिलने के बाद आपको क्रॉस चेक करना है कैसे हुआ है क्या हुआ है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद में इसमें दशा भी आ जाती है, दशा का पीरियड पूरा आ जाता है। उसी सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने कौन सा जेम उसके लिए, 1-5-9 के स्वामी के जेम्स जो है वो भी रिकमेंड किए हैं, रुद्राक्ष रिकमेंड किए हैं, कौन सा रुद्राक्ष वो पहन सकता है। हाँ? और ये जो ग्रहों की ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट गिव्स द रिजल्ट। और जो स्ट्रेंथ है वो किसको ज्यादा मिली है, वही जो प्लैनेट, उसका ही जो फीचर है, फंडामेंटल्स है, वो उसी की तरफ आपको खींच के लाएगा। तो इस व्यक्ति का शुक्र, चंद्र, बुध, गुरु ये जो है अबव 50% है। तो इसी प्रकार सा सभी ग्रहों का मिलता जुलता हुआ जो है उसका एक करियर यहाँ पर हो सकता है। फिर हमने जो किया है कि जो भाव को जो स्कोर मिला है, यहाँ पर पहले भाव को 25 स्कोर मिला है, तो उसके लिए कुछ वहां पर लिखा है उसका व्यक्तिमत्व और अपना प्रभाव अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में नसीब, वित्त और सच्चाई, इसके लिए उसको 23 स्कोर मिला है, तो ये कम रहेगा। थर्ड हाउस को 31 है, जीवन शक्ति, कौशल, भाई बहनों के बारे में ये स्कोर ज्यादा है, अच्छे कर्म होंगे और आपको सम्मान और आदर मिलेगा। इस प्रकार से 12 भावों का भी डिटेल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशंस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अगर किसी का आपको लाइफ देखना है कि लाइफ का कौन सा पार्ट अच्छा है, तो आपको क्या करना है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, इसमें जो मिलते हैं गुण, आपको जो बिंदु मिलते हैं उनकी टोटल करनी है। फिर 5, 6, 7, 8 इसकी टोटल करनी है, और 9, 10, 11, 12 की टोटल करनी है। तो 1, 2, 3, 4 क्या बताएगा, ये आपका बाल जो है ब्रह्मचर्य आश्रम तक 25 साल तक आप जब भी रहते हो वो समय आपका कैसा रहेगा। फिर दूसरा जो है युवावस्था कैसी, बाल अवस्था कैसी रहेगी, दूसरी युवावस्था कैसी रहेगी, 5, 6, 7, 8 की टोटल अगर ज्यादा आते हो तो। और 9, 10, 11, 12 की टोटल अगर अच्छी आती है दोनों में, तीनों में से, तो आपको समझना है कि आपका जो वृद्धावस्था, ये आपकी सबसे अच्छा पीरियड रहेगा। फिर उसके बाद में दोनों का कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। अगर थर्ड हाउस में आपको नंबर ज्यादा है, थर्ड हाउस में सपोज 32 है और सेकंड हाउस में 25 है, तो यू आर सॉफ्ट स्पोकन, आपका स्पीच जो है वो अच्छा रहेगा। अगर 9वें हाउस में किसी का थर्ड हाउस से भी ज्यादा है, तो वो आदमी जो है, सॉरी, थर्ड हाउस में 9वें हाउस से ज्यादा है, तो वो आदमी जो है करेजियस होता है, ब्रेव पर्सन होता है। तो ये आप उनको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप कौन सी दिशा अगर अच्छी है, ये भी आप उनको बता सकते हैं कि किस दिशा में आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या किस दिशा में आपको प्रयत्न करने चाहिए कि जो दिशा आपके लिए लाभदायक हो। फिर उसके बाद अगर 7 और 5 में अगर कंपैरिजन करोगे आप, सेवंथ हाउस में अगर स्कोर ज्यादा है फिफ्थ हाउस से, ये मैं कुछ जो मुझे याद आती है वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 150 फॉर्मूलेज है, तो 150 फॉर्मूलेज तो एक साथ याद नहीं रखना है, उसके लिए तो सॉफ्टवेयर बना है। लेकिन अगर कुछ याद जो आता है वो अगर बताता हूँ, तो सेवंथ हाउस में अगर ज्यादा मार्क्स है फिफ्थ हाउस से, तो वहां पर वो जो ओबीडियंट हम्बल हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। सिक्स हाउस में अगर ज्यादा 10th हाउस से, तो वो डेफिनेटली सर्विस में जाएगा। 10th हाउस में ज्यादा है और 6 में कम है, तो बिजनेस में जाएगा। दिशा के लिए जो है आप 1, 5, 9 जो है वो पूर्व दिशा दिखाती है। 1, 5, 9 का टोटल करोगे, 2, 6, 10 का टोटल करोगे, और 3, 7, 11 का टोटल, और 4, 8, 12 का टोटल। ये 4 टोटल करके रखना है। जिसका भी टोटल ज्यादा है, तो 1, 5, 9 आपका ईस्ट पूर्व दिशा दिखाता है, 2, 6, 10 नॉर्थ दिखाता है, 3, 7, 11 वेस्ट दिखाता है, और 4, 8, 12 जो है साउथ दिखाता है। फिर उसके बाद में अगर 1, 5, 9 की टोटल जो है, जैसे हमने 28 एवरेज पॉइंट देखे, तो मोर देन 84, तीनों के मिला के एवरेज जो है 84 हो जाते हैं ना, 28, 28, 28। 1, 5, 9 में अगर 28, 28, 28 या टोटल में 84 से ज्यादा है, तो आपका खुद का बिजनेस होगा, आप में स्पिरिट रहेगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। वैसे 2, 6, 10 का अगर टोटल 84 से ज्यादा है, तो आप किसी के लिए मीन्स सब सर्वेंट हो सकते हैं, आप उनके अंडर काम करोगे। फिर एक फाइनेंशियल सेफ लाइफ अगर आपको चेक करनी है, तो 1, 4, 5, 7, 9, 10 इसका टोटल करना है, और साथ में
2 3 6 8 11 6 8 12 इसका टोटल करना है। तो अगर पहले वाला टोटल ज्यादा है तो आपका जो फाइनेंशियल लाइफ सेफ है, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल ट्रबल होगा, क्रंच होगा, केयरफुली रहना चाहिए, बहुत ज्यादा लोन लाइबिलिटी में नहीं रहना चाहिए। अगर 11 12 से ज्यादा है तो आपको लोन का प्रॉब्लम नहीं है। 12 अगर ज्यादा है तो आपके इनकम से ज्यादा है, 11 से 12 अगर ज्यादा है तो आपका समझ लेना है कि आपका इनकम से हमेशा खर्चा ज्यादा रहेगा। 2 6 10 ज्यादा है, 1 5 9 से तो आपके एबिलिटी जो है गुड एबिलिटीज रहती है, सेल्फ सर्विस रहती है। अ, फिर अगर कम है तो बिजनेस में रहेगा। 3 7 11 में 11 का टोटल अगर ज्यादा होता है 4 8 12 की से तो आप रिच एंड फेमस बन सकते हैं। तो कुछ कुछ हाउस ऐसे है कि जहां पर मोर देन 30 रहना बहुत अच्छा होता है, जैसे कि फर्स्ट हाउस, 9 10 11th हाउस, यहाँ पर मोर देन 30 रहना चाहिए। वैसे ही अगर आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ अच्छी है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो डेफिनेट आपका सेकंड हाउस भी 30 से ज्यादा रहे मिलेगा। अगर नहीं भी है और किसी का 30 वहां पर है तो इसका मतलब मैं तो कहूंगा कि आपका फैमिली आगे का आने वाला जो फैमिली है वो फैमिली स्ट्रेंथ आपका अच्छा बनेगा। 12th हाउस जैसे 6 8 12 में लेस देन 25 रहना चाहिए। तो वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्थान ये जो है ये आपके सक्सेस में हर्डल लाने वाले स्थान है, उसका सही परफेक्ट इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। अगर 6 8 12 का स्ट्रेंथ आपको पता चलता है तो आपका सक्सेस रेशियो आपको आप निकाल सकते हो। अगर किसी का 1 5 9 बहुत अच्छा है और 6 8 12 बहुत कम है तो इसका मतलब उसको सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन 1 5 9 के साथ साथ 6 8 12 है तो इसका मतलब है उसको झगड़ के सक्सेस लेना पड़ेगा, सक्सेस लेने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। 5th हाउस भी जो है वो मोर देन 30 होना चाहिए, वो एजुकेशन का भी है और संतति का भी है। संतति, मेरी संतति कैसे कैसे निकलेगी, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप एक्यूरेटली और क्विकली, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है कि क्विकली आप अष्टक वर्ष से दे सकते हैं। और जैसा रूल है कि कोई भी एक रूल से, एक प्रिंसिपल से आपको जवाब नहीं देना है, सभी रूल आपको समझ लेना है और क्यूमुलेटिव उसको रिजल्ट देना है। 1 और 3 अच्छा रहेगा तो आप ब्रेव रहोगे, रॉयल पर्सनैलिटी रहेगी। फिर उसके बाद में 11 अगर 12 से अच्छा है तो आपका लाइफ जो है प्रोग्रेसिव रहेगा, और 12 11 से अच्छा है तो आपका लाइफ जो है वो स्ट्रगलिंग रहेगा। 9th हाउस भी ये 28 से ज्यादा रहना चाहिए। अगर ज्यादा रहेगा तो आप एक आस्तिक रहोगे, भगवान या देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी, और तीर्थ क्षेत्र वगैरह के भी आप जो है वहां पर विजिट कर सकते हैं। या तीर्थ क्षेत्र वो बहुत ज्यादा है, एक का देखा मैंने कि वहां पर 40 है तो उन्होंने टेम्पल ही बांध दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है काम जो है गुड, बेटर, बेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी जो है हम समझ सकते हैं। 4th हाउस को अगर ज्यादा रहेंगे तो घर में कंफर्ट रहेगा, बिल्कुल घर की चिंता ही नहीं रहेगी, कहीं पर भी कितना भी जॉब बदलते रहो, कुछ भी वर्क करते जाओ, उसको घर अच्छा ही मिलेगा। तो ये 12 जो है वो सेकंड हाउस से कम रहना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस जो है फैमिली का एसेट है और 12th हाउस जो है वो एक्सपेंसेस है। तो 12 ज्यादा रहेगा तो 12 से बेडरूम भी देखा जाता है, 12 से हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा जाता है। अगर वो कम है तो वहां पर जो है उसकी कमी रहेगी। तो इस प्रकार से हर एक भाव जो है वो आप अच्छी तरह से भाव के फल भी देख सकते हो और ग्रहों के फल से भी एक्यूरेसी पे जा सकते हो और कंफर्म कॉन्फिडेंटली वहां पर जो है डिसीजन दे सकते हो। इसके लिए आपको उसमें अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये बेस जो है पारंपरिक का ही बेस है। लेकिन कैसा होता है कि मैं 5 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ और अभी एक एक का भी हॉरोस्कोप कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि समाज में लोग जो है वो तो हमको पूछेंगे ही कि आप ज्योतिषी पढ़ रहे तो मुझे मेरा इतना बताओ, मेरा इतना बताओ, फिर हम कुछ नहीं बता पाएंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको बता सकते हैं, हम तो हमारी पढ़ाई चल रही है, लेकिन जो पढ़ाई हुई है उसके हिसाब से हम लोग जो है आपको इतना बता सकते हैं। 1 से अगर 8 ज्यादा है तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लग्न है, व्यक्तिमत्व है, आरोग्य है, और हेल्थ जो है वो दुर्घटना है। तो वो आप देख सकते हैं। अगर इसीलिए एक हमेशा ज्यादा ही रहना चाहिए, एक ज्यादा रहेगा तो व्यक्तिमत्व उसका अच्छा रहेगा,
2 ज्यादा रहेगा तो फैमिली सपोर्ट अच्छा रहेगा, 3 ज्यादा रहेगा तो वो कर्जियस रहेगा, भाई बहनों से अच्छा रहेगा, 4 ज्यादा अच्छा रहेगा तो स्ट्रांग रहेगा, तो वो उसका घर वाहन सुख वगैरह जो है मम्मी के साथ अच्छा रहेगा। 5 ज्यादा रहेगा, मोर देन 30 35, तो बच्चे अच्छे रहेंगे, बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा। फिर उसके बाद में एजुकेशन अच्छा होगा। दो अगर तीन तीन ज्यादा है 2 से, तो इसका मतलब वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैरिड लाइफ के लिए जब देखते हैं अष्टक वर्ग है, उसमें अभी क्लास तो पूरा डिटेल होने वाला है, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, 1 और 7 का कंपैरिजन आपको करना है। फिर 7 में देखने के बाद 7 जो है वो उससे ज्यादा सेकंड हाउस में 12th हाउस में नहीं रहना चाहिए, वो भी आपको चेक करना है। तो ये जो है हैप्पी मैरिड लाइफ आपको दिखाता है। और 7 में एक अच्छे मार्क्स जो है मोर देन 25 28, ये हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाता है। तो इस प्रकार से मैरिड लाइफ में भी आप जो है वो इंस्टेंट इमीडिएट डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि अभी डिवोर्स लेना है या मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर उसका 0 1 तो नहीं चल रहा है सैटर्न का, या फिर कुछ ब्रह्मांड में मार्स विनस ये जो विवाह के कारक है, जो वो वहां पर उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इस प्रकार से स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करने में आपको जो है एकदम आसानी होगी, जो बाकी कोई पद्धति से आप स्ट्रेंथ इतना आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते, आसानी और एक्यूरेट। तो मैडम मुझे बता दो टाइम कितना रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है, अगर कंक्लूड करना है तो मैं कर देता हूँ। हाँ, एक हमेशा 1 ज्यादा रहना चाहिए, 4 ज्यादा रहना चाहिए। फिर उसके बाद में 10 और 11, ये 4 हाउसेस जो है वो मोर देन 30 तो रहना ही चाहिए। जिसका ये मोर देन 30 है वो उसका जो लाइफ है एकदम कंफर्ट लाइफ है, रॉयल लाइफ है। जिसका 10 और 11 का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मीन्स 10 10th हाउस में 30 और 11th हाउस में अगर 40 10 का डिफरेंस है, तो ये सडन राइज दिखाता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा देती है। ठीक है, एक केस स्टडी जो मैंने निकाला हुआ है वो ऐसा देख लेते हैं हम लोग कि हमने क्या किया है। कि अभी ये दिखता है आपको, हाँ देखो ये एकदम सिंपल है। अभी मैंने क्या किया है कि जो हमने 12 भावों का जो परिणाम मिलते हैं उसका एक चार्ट अपने पास तो रेडी है, उसमें केवल मैंने नंबर डाल दिए। जो हाउसेस के नंबर है एज इट इज रखे हैं, वहां पर लग्न उसका कोई कुछ भी आ सकता है, किसी का सिंह लग्न होगा, किसी का कन्या लग्न होगा, किसी का मिथुन लग्न होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ मार्क्स यहाँ पर डाले हुए हैं। तो इससे रीड करने में आसानी ये हो जाती है कि इस व्यक्ति का शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव, ये जो है केवल 25 है। मीन्स ये एवरेज पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी जो है एकदम एवरेज पर्सनैलिटी है। फिर उसके बाद में फैमिली में भी उसको 23 मार्क्स है, तो ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो सकती है, कम बातें करता है, धन धान्य संपत्ति कुटुंब मृत्यु वाणी ये सब में जो है बिलो एवरेज है। लेकिन इसका 3rd हाउस जो है वो अच्छा है, स्कोर 31 है, तो ये करेजियस हो सकता है, भाई बहनों के साथ अच्छा है, उसका रिलेशन हो सकता है। 4th स्थान में जो है सुख, माता का सुख, भवन भूमि का अचल संपत्ति ये जो है उसमें भी 32 है, ये भी उसमें अच्छा मिला है। लेकिन पंचम भाव फिर गया है इसका, पंचम भाव में संतान, बुद्धि, विद्या, यश वगैरह ये जो है बिलो एवरेज है। 6th भाव में 36 है, हो सकता है ये जॉब करता होगा। तो जैसे हम उनको बोलेंगे कि आपका जॉब तो अच्छा है, तो वो बोलता है हाँ मैं बिजनेस जॉब करता हूँ। फिर 4th हाउस जो है वो 7th हाउस जो है वो 24 है, और हम करेंगे इमीडिएट उसका कोरिलेशन लगाएंगे 1st हाउस के साथ में 25 और 24। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। 8th हाउस जो है वो 34 है और 1st हाउस जो है 25 है। तो ये कंपैरिजन देखते हुए इसका हेल्थ इश्यूज इसमें हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो अष्टम स्थान जो है मृत्यु स्थान है, दुख है, आर्थिक संकट है। तो इस प्रकार से, और वो जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन का मतलब है उसमें से जब गोचर से ग्रह भ्रमण करता है तब। अभी अगर शनि का देखोगे आप, तो शनि इसके 10th हाउस से जा रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर मेष लग्न का पकड़ते हैं हम लोग, तो
तो 10th हाउस से जा रहा है, तो उसका वहां पर जो है 32 स्कोर होने के कारण उसका जो दशम भाव स्ट्रांग बन गया है, भाव स्ट्रांग बन गया है, तो उसका जो कारोबार है, जो अधिकार है, प्रतिष्ठा, राजयोग वगैरह, उसमें उसको बढ़ोतरी मिलेगी। एकादश भाव में 27 है, तो ये काम तो ज्यादा करता है लेकिन लाभ कम है। और दूसरा जो व्यय स्थान है, जो खर्चे का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, शैया सुख, हानि वगैरह को, विदेश यात्रा, उसमें जो है 24 है, तो इसमें भी डिफरेंस कम है। तो इस प्रकार से आप जो है उसको देख सकते हैं। तो इतना कम समय में आप इमीडिएट वहां पर जो है किसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पारंपरिक ज्योतिष सीखते सीखते पहले अष्टक वर्ग भी सीख लो, जिससे आप क्या है कि आपकी रुचि वहां पर बनती रहेगी, और आप जिस किसी को भी कुछ गाइड करोगे तो गाइडेंस में उसको जो है पता चलेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और उसको भी आप कुछ यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। एक दूसरा केस है, इस केस में क्या हुआ है कि इसका जो 10th हाउस है इसका स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट सभी का वैसे 10th 12th हाउस जो है, 10th और 11th हाउस वैसे स्ट्रांग रहता है। लग्न स्ट्रांग रहना चाहिए, लग्न स्ट्रांग रहने से जो है वो उसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी तरह से पता चलती है। इसका फैमिली बहुत अच्छा है, भाई बहन के साथ अच्छा है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है हस्बैंड वाइफ में, वो डिफरेंस यहाँ पर जो है ज्यादा है। और 8th हाउस भी इसका जो है वो स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब है वो अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है, और कुछ केस स्टडीज है मेरे पास। हाँ, ये मेरा ही केस स्टडी है। तो मेरा फर्स्ट हाउस जो है वो 32 है, सेकंड 29, थर्ड 33, फोर्थ हाउस जो है 28 है, फिफ्थ हाउस जो है वो 22 है। तो मेरा एजुकेशन में प्रॉब्लम हुआ था, जो चाहिए वो नहीं मिला, जो ब्रांच चाहिए वो नहीं मिली, जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला, थोड़ा गड़बड़ हो, आगे पीछे हो गए, जो मिलता है फिर वो लेना पड़ा। फिर उसके बाद में उसमें भी 1 साल मैंने ज़्यादा लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब मैंने कभी नहीं किया, जॉब के स्थान में कम है, और बिजनेस में 32 और 33 है। तो मैंने कभी एक दिन भी सॉरी 4 साल एक ही कंपनी में जॉब किया, उसके बाद कभी जॉब नहीं किया। लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। से 8th हाउस अच्छा है, तो मेरा हेल्थ अच्छा रहता है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। 9th हाउस ठीक है, वो भाग्य स्थान है। और 32 मेरे कर्म स्थान को मिले हैं, और 33 जो है आय को मिले, और वैसे खर्चा भी होता है। ये ज्यादा भी रहना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल टूर ये भी मिलते हैं, लेकिन आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो है 12वें स्थान को जो पॉइंट्स मिले हैं, बिंदु मिले हैं, वो 11 और 2 से कम ही मिलने चाहिए। एक रूल है, ऐसे बहुत सारे रूल है, 150 रूल्स है, वो सब 150 रूल्स अप्लाई करके वो सॉफ्टवेयर बना है। और आप कुछ किसी भी सॉफ्टवेयर से ये निकाल के कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। ये एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, 39 उनका पर्सनैलिटी को स्कोर मिला है, 39। फैमिली में 28 है। और यहाँ पर देखो उनका एजुकेशन, ये पढ़े हुए नहीं है, 4th पास है, लेकिन बहुत अच्छा बड़ा बड़ा बिजनेस है, और एज भी उनका अच्छा है। और लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, और उसका मीन्स उनकी पत्नी का भी निधन जो है उनके एज के 60 के पहले ही हुआ है। तो और हेल्थ के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए हैं, फिर भी वो बच गए, क्योंकि ये 39 है, यहाँ पर 32 है, 3-4 बड़े एक्सीडेंट में से वो बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है, और इंटरनेशनल बहुत घूमते रहते हैं, टूरिंग भी अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है आप अष्टक वर्ग से सटीक, इंस्टेंट, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव। उमरीकर सरों ने अष्टक वर्ग के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की है। एक चीज समझ लो, जो लोग पारंपरिक जानते हैं और अष्टक वर्ग जानते नहीं, मैं बोल्डली बोलता हूं कि वो लोग अंधेरे में तीर मार रहे। खराब लगता ना, सच बात कड़वी लगती। अंधेरे में तीर मार रहे। मैं भी पारंपरिक जानता हूँ, मेरी भी 2 PhD है पारंपरिक में, बट मैं पारंपरिक में तीर अंधेरे में मारता हूँ। यदि आपको उजाले में आना है
तो पहले आपको पारंपरिक प्लस अष्टक वर्ग दोनों का यूज करना पड़ेगा। आपको जिनको मालूमात नहीं है वो लोग सीख सकते हैं, हमारी क्लासेस होती है उसमें वो सीख सकते हैं। अष्टक वर्ग का जो सॉफ्टवेयर या मुमरिकर सरों ने बनाया ये इतना सिंपल है कि आपको कोई भी रूल देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो चाहिए वो बटन दबाओ उसका जवाब आएगा, वो बटन दबाओ जवाब आएगा। तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, रूल की भी जरूरत नहीं है, आप उसका यूज करो आपको जवाब मिल जाएगा। 1 मिनट में मैं 3 चीज बोलता हूँ, 1 मिनट में सुन लो। जिनको अष्टक वर्ग आता नहीं वो सुन लो। यदि एक मेरे पास क्लाइंट आए थे 0 नंबर पंचम में और 22 नंबर थे, 0 शनि वहां से जा रहा था 0 और 22 से, बोले हमको लव मैरिज करना है। मैं बोला होता नहीं। नहीं बोले अंकल हमारा तो होने वाला है, घर का भी हाँ होगा। मैं बोला होता नहीं, जिस दिन होगा उस दिन 10,000 रुपए मेरे से लेके जाने का। नहीं हुआ। और सुन लो, सप्तम स्थान में दिया है 1 नंबर और 17 नंबर, मैरिज का प्रॉब्लम। मैं बोला घटस्फोट होगा, 100% घटस्फोट, 1% नहीं 100% घटस्फोट। 0 नंबर नवम स्थान में 19 से फेल होगा, फेल ही हो गया। तो ये जो सटीक जवाब है आपको, ये सिर्फ आप अष्टक वर्ग से दे सकते हैं, बाकी पारंपरिक से दे नहीं सकते। इसलिए जिन जो लोगों को अष्टक वर्ग मालूम नहीं है वो सीख लो। और भी एक सबसे बड़ी बात, एक बड़ा आदमी मेरे पास आया, उसके लाभ स्थान में 47 और 7 नंबर से शनि जा रहा था। एक ही वर्ड में पूछा, सब अंकल एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आई हैव टू पे 40 लाख रुपीज, मैं ये दूं कि नहीं दूं? विद इन 1 मिनट मैं बोला दे दो, और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्यों मिला भाई? मैं क्या भगवान हो गया? क्यों मिला? क्योंकि अष्टक वर्ग जवाब दे रहा था, 7 और 42 में से लाभ में से जा रहा था। तो ये जो जवाब आपको 1 मिनट में आता है, ये बाकी किसी में भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है पारंपरिक में। चाहे ढूंढ लो साल भर या कर लो कितनी मेहनत करना है, जवाब नहीं आएगा। घुमा के बात करना है बात अलग है, घुमा के जवाब देना है बात अलग है, सामने वाले को समझता नहीं बात अलग है। बट आपको यदि स्ट्रांग ज्योतिष बनना है तो पहले आपको अष्टक वर्ग और कृष्णमूर्ति देखना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी, नहीं बनना है तो मत करो, आपकी मर्जी। पर ये मेरा संदेश है कि जिनको नहीं आता वो सीख लो। 5-5 दिन में आप कृष्णमूर्ति और अष्टक वर्ग सीखते, इससे और सिंपल क्या चाहिए? इसमें कोई पढ़ाई नहीं करना पड़ती, ना इसमें कोई रिमेम्बर नहीं करना पड़ता, ना इसमें अस्तंगत ग्रह का सवाल है, ना नीच ग्रह का सवाल है, कुछ भी सवाल है, सिर्फ मैथमेटिक्स का सवाल है। अभी मुरलीधर साहब ने सब क्लियरली बताया कि इट इज ओनली मैथमेटिक्स। अरे सिंपल मैथमेटिक्स 12वीं के स्टूडेंट को आता है तो अपने को क्यों नहीं आएगा? 12वीं के स्टूडेंट को सादा मैथमेटिक्स आता है तो ये मैथमेटिक्स अपने क्यों नहीं आएगा? तो इतना सिंपल है ये। और इसीलिए मैं जिनको मालूम नहीं वो अपने 5 दिन में सीख सकते। थैंक यू उमरिकर। थैंक यू सर।